वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है चैप्टर 12 में हम एल्केन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कल हमने एल्केन का एक रिएक्शन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब आज जो है वो हम इसका सेकंड रिएक्शन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। पहला रिएक्शन हमने हैलोजनेशन का इसका पढ़ लिया हुआ है, जो कि कल हमने डिटेल्ड डिस्कशन की है। इसका मैकेनिज़्म भी जो है वो कल मैंने आपको समझाया। आज हम एल्केन्स का सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि है कंबस्शन का प्रोसेस। कंबस्शन का मतलब होता है जलने का अमल। तो आज हम कंबस्शन से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ये तो बेटे हमारा टॉपिक है कंबस्शन। कंबस्शन जैसे कि आपको पता है जलने का अमल होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और प्लस धुएँ के अंदर बहुत सारा कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अभी जो कंबस्शन का प्रोसेस है ये बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन्स का कंबस्शन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं और स्पेशली हम एल्केन्स का कंबस्शन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको पता है ये सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो जब बर्निंग का प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन जब ऐड होती है कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन और कार्बन टूटते हैं और ऑक्सीजन के ऐड होने पे बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन जब हाइड्रोजन से टूट जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो इसका जो है वो हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो आपको बता रहा है एल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एल्केन्स जो होते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है। एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं लेकिन बर्निंग का प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी बर्निंग का प्रोसेस नहीं होता। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो बर्निंग स्लो हो जाएगी या फिर बिल्कुल रुक जाती है। तो एयर जो है वो ज़रूरी है। ओपन एयर में ज़्यादा बेटर होता है ताकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिले। तो आपको बताया जा रहा है कि बर्निंग के लिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए ओपन एयर में बर्निंग का प्रोसेस किया जाता है। और उससे क्या प्रोड्यूस होती है? मेन चीज़ है आपके पास हीट, जो कि कंबस्शन के प्रोसेस जब आग लगती है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्लस सेकंड चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी चीज़ आपके पास क्या है? वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो इसकी मेन डेफिनेशन आ जाएगी कंबस्शन की। अगर आपसे कंबस्शन के बारे में पूछा जाए तो आपने ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है इसकी कंबस्शन की एप्लीकेशंस बताई जा रही हैं। दिस सेक्शन टेक्स प्लेस इन द ऑटोमोबाइल कंबस्शन इंजन्स, डोमेस्टिक हीटर्स एंड कुकिंग अप्लाइंसेस। ठीक है, ये आपके जो है वो गाड़ियों के अंदर भी बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है। आप जो पेट्रोल डलवाते हो गाड़ियों में, सीएनजी डलवाते हो, उसमें भी बर्निंग होती है जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इंजन जो है उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिससे आपकी गाड़ियाँ चलती हैं। इसी तरह से आपके डोमेस्टिक हीटर्स होते हैं। ठीक है, आपके घरों में जो हीटर्स चल रहे हैं उनमें गैस आ रही होती है, सीएनजी आ रही होती है। सर्दियों में अक्सर हम हीटर चलाते हैं गैस वाले, तो गैस बर्न होती है और आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपके कुकिंग अप्लाइंसेस, आपके जो चूल्हे होते हैं, चूल्हों में भी आप देखते हैं कि गैस आ रही होती है, नेचुरल गैस होती है। तो जब वो बर्निंग का प्रोसेस होता है तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आपको कंबस्शन की एप्लीकेशंस बता रहा है कि कंबस्शन पे आपकी सारी इंडस्ट्री चल रही है, आपकी गाड़ियाँ, बाइक्स, जितने भी प्लेन्स, वो सब कंबस्शन के प्रोसेस पे चल रहे हैं। आपका खाना पकाना सब कंबस्शन के प्रोसेस पे हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? दिस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड होगा उतना ज़्यादा जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बिकॉज ऑफ इट एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, फ्यूल आपको पता है वो चीज़ होती है जो कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो एल्केन्स को एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। ये अच्छा सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है। नीचे आपको रिएक्शन दिया गया जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है एल्केन्स की शक्ल में, जो कि एक मीथेन है, प्लस साथ में ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है। अब ये ऐसा प्रोसेस है जिसको स्टार्ट में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। लाइक आपने चूल्हे की गैस जो है वो ओपन कर दी है, लेकिन चूल्हे में खुद ब खुद आग नहीं लगती है। आपको कोई रगड़ देना होती है, उसको कोई फ्रिक्शन चाहिए होती है, फ्रिक्शन की फॉर्म में एनर्जी देना होती है, या आपको डायरेक्टली हीट एनर्जी, लाइक हम माचिस जलाते हैं तो थोड़ी सी हीट हमें स्टार्ट में देना होती है। तो ये रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस स्टार्ट में नहीं होता। ठीक है, स्टार्ट में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये स्पॉन्टेनियस होता है। लाइक आपने एक मरतबा स्टार्ट में आग लगानी है, आग लगने का प्रोसेस जो है वो फिर आगे कॉन्टीन्यूस होता है, फिर वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो स्टार्ट में खुद ब खुद आग नहीं लगेगी, स्टार्ट में आपको थोड़ा सा हीट एनर्जी देना पड़ती है ताकि थोड़ा सा कार्बन ब्रेक हो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन जो है वो उसमें आसानी से ऐड हो जाए। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। आपको पता है कि एल्केन्स जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जैसे हमने हैलोजिनेशन में देखा था कि यहाँ पे भी हमारे पास यही मीथेन है, इसमें हाइड्रोजन को क्लोरीन ने 1 बाय 1 रिप्लेस किए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कोई एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होगा। हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह ऑक्सीजन आ जाएगा।
तो आपको पता है कि जब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन जो है वो 4 ऐड नहीं होंगे। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, इसलिए 4 हाइड्रोजन्स एक कार्बन के साथ ऐड हो गए हैं। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक कार्बन के साथ मैक्सिमम 2 ऑक्सीजन ऐड होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट में जब हम इसको थोड़ा सा माचिस लगाएंगे, कोई लाइटर या कुछ भी चीज़, तो स्टार्ट में इसको कार्बन हाइड्रोजन को थोड़ा ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट में इसको एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ती है। लाइक चूल्हे को आप गैस चला के छोड़ दोगे, वो खुद ब खुद नहीं जलना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा हीट देना पड़ेगी ताकि थोड़ा सा कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक हो, बॉन्ड ब्रेक हो और हाइड्रोजन को रिप्लेस करना शुरू कर दे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिप्लेस कर देते हैं। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, 4 हाइड्रोजन निकलेंगे और उसकी जगह 2 ऑक्सीजन ऐड होंगे। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे कार्बन। तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस वो जो 4 हाइड्रोजन निकले हैं उनके लिए 2 ऑक्सीजन इनफ हो जाएंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएंगे 2 हाइड्रोजन के साथ, तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। प्लस ऑक्सीजन के कार्बन के साथ ऐड होने पे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब ऑक्सीजन कार्बन में ऐड होती है तो हीट एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि हीट रिलीज होती है। आप देखते हैं कि आग लगती है तो हीट एनर्जी बाहर निकलती है, ना कि हमें देना होती है। आग लगता है तो हीट बाहर निकल रही होती है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिस वजह से आग लगती है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये तो हो गया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एक्सेस में आप ओपन एयर में कर रहे हैं या ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन को निकाल के ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड करेगा। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूट कर दिया। पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए थे, अब कार्बन के साथ क्या लगे, ऑक्सीजन लगे, तो सब्सटीट्यूट कर दिया है ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिस वजह से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। और ऑक्सीजन का ऐड होना ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना शो कर रहा है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है। ये जो हमने रिएक्शन किया है ये हमने किया है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसमें आपने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। हाँ, हार्मफुल होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड ये लेस हार्मफुल होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तब प्रोड्यूस होगा जब ज़्यादा आप ऑक्सीजन देंगे उसको। जी तो बेटे नेक्स्ट जो है वो हमें सेकंड रिएक्शन इसका दिया जा रहा है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अब आपकी हेडिंग बनेगी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की। तो अब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ये रिएक्शन नहीं होगा बल्कि ये वाला रिएक्शन होगा। ये 2 डिफरेंट रिएक्शन है। ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है प्लस हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जाएंगे, यानी बहुत कम ऑक्सीजन है, यानी आप किसी क्लोज्ड एरिया पे आप बर्निंग का प्रोसेस कर रहे हैं, किसी कमरे में, बंद कमरे के अंदर, सो देयर इज़ इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो वहाँ पे कंबस्शन फिर पूरी नहीं होगी, हीट पूरी नहीं मिलेगी, कंबस्शन का प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं होगा। यानी ऑक्सीजन कंबस्शन में होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज अ कंबस्शन। तो जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो एडिशन भी इनकम्प्लीट होगी कार्बन में। ठीक है, तो वहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सो एज द रिएक्शन proceeds carbon monoxide is produced that creates the suffocation and causes death। ठीक है, अब इसका जो है वो एक ड्रॉबैक क्या आ रहा है कि अगर आप सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं देंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बनेगा, कार्बन, ऑक्सीजन ऐड होगी लेकिन वो इनकम्प्लीट एडिशन होगी। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। प्लस वहाँ से बहुत सारा कार्बन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब कार्बन भी प्रोड्यूस हो रहा है खाली और कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे सफोकेशन होगा और इवन कि क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। प्लस वाटर भी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमारे सामने जो है वो रिसेंटली 2 साल पहले वाक़या हुआ था मरी वाला, जिसमें आपने देखा कि बर्फ़बारी के अंदर लोग जो है वो अपनी गाड़ियों में ही सो गए थे। तो अब बाहर बर्फ़बारी हो रही थी तो गाड़ियों की खिड़कियाँ उन्होंने बंद की हुई थी, अंदर हीटर चलाए हुए थे ताकि सर्दी से बच सके। अब हीटर में आपको पता है गर्म हवा आ रही होती है, कंबस्शन का प्रोसेस हीटर में हो रहा था।
तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि हीटर्स में कंबस्शन का प्रोसेस हुआ, कंबस्शन में हीटर्स ने गाड़ी में मौजूद जितना भी ऑक्सीजन था वो यूज़ कर लिया। तो अंदर जो गाड़ी में बैठे हुए लोग थे उनके लिए फिर सांस लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन कम होता चला गया, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे सफोकेशन हुआ और हंड्रेड्स ऑफ पीपल वो उसी गाड़ी के अंदर सोए सोए ही उनको हार्ट अटैक्स और वहीं पर जो है उनको उनकी डेथ्स हो गई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत लीथल है, आपको जो है वो डेथ कॉज कर देता है विद इन मिनट्स, नॉट द आवर्स, विद इन मिनट्स आपकी डेथ कॉज कर देता है। ठीक है, तो एक ड्रॉबैक है। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है, आपके पास 3 कार्बन्स हैं जिसमें से 2 कार्बन्स साथ में, ये 3 कार्बन्स हैं आपके पास जिसमें से आपके पास 2 कार्बन्स और 2 ऑक्सीजन्स, ये मिलकर क्या बन रहे हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है, प्लस तीसरा कार्बन जो है यहाँ से रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे 4 और 3 12 हाइड्रोजन्स हैं और 1 ऑक्सीजन जो आपके पास बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन थे, 4 और 2 8 ऑक्सीजन थे। ठीक है, जिसमें से 2 यहाँ पर आ गए, बाकी बच गए 6। ठीक है, तो 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, स्टार्ट में 6 लगा दो, H2O कर दो, 6 ऑक्सीजन भी पूरे, और 6 और 2 12 हाइड्रोजन भी पूरे। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और उसका ड्रॉबैक क्या आता है हमारे पास। तो ये आपका कंबस्शन का प्रोसेस था। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ मीथेन। जी, तो पहला हमारे पास यूज़ आ रहा है नेचुरल गैस, डेट इज़ चीफली मीथेन इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। ठीक है, नेचुरल गैस आपने पढ़ा था कि इसमें 85% मीथेन होता है, तो ये मीथेन जो है ये एक एल्केन है, तो ये एल्केन का आपको यूज़ बताया जा रहा है मीथेन का, कि एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ होता है घरों के अंदर जो है वो हमारे चूल्हे वगैरह चलाने के लिए, इसी तरह से हमारी ऑटोमोबाइल्स वगैरह चलाने के लिए भी घरों के अंदर। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू इस्तेमाल में, तो घरेलू इस्तेमाल में हमारे हीटर्स आ जाते हैं, चूल्हे आ जाते हैं, खाना पकाने के लिए एल्केन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको बताई जा रही है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस यानी CNG, डेट इज़ यूज एज ऑटोमोबाइल फ्यूल। आपको पता है CNG ये नेचुरल गैस की ही टाइप है, यानी CNG में भी 85% मीथेन ही होता है जो कि एक एल्केन है। तो एल्केन को ऑटोमोबाइल्स में, जैसे गाड़ियों में हम CNG भरवा लेते हैं, तो वो गाड़ियाँ वगैरह चलाने के लिए या डिफरेंट व्हीकल्स को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमें यूजेस दिए गए हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास, दीज गैसेज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स सच एज कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या है कि ये गैस जो होती हैं स्पेशली मीथेन और ईथेन, ये डिफरेंट, इनसे और भी केमिकल्स बनाए जाते हैं, लाइक कार्बन ब्लैक इससे प्रोड्यूस किया जाता है जो अक्सर आपके टायर्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आपका जो है वो मिथाइल अल्कोहल इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अब मिथाइल अल्कोहल की प्रोडक्शन हो रही है एल्केन्स के यूज़ से, क्योंकि ये मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल मीथेन से बनता है जो कि एक एल्केन है, तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो वो बेसिकली मिथाइल जो है वो एल्केन से ही प्रोड्यूस है, तो मिथाइल अल्कोहल बनता है। जब आप मीथेन से हाइड्रोजन निकाल के अल्कोहल लगा दोगे तो वो मिथाइल अल्कोहल, तो ये भी एल्केन का ही एक यूज़ है। इसी तरह से ईथेन में से हाइड्रोजन निकाल के अल्कोहल लगा दो तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म आपने पढ़ा है, क्लोरोफॉर्म CH Cl3 था, एल्केन में 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 क्लोरीन लगा दिए तो क्लोरोफॉर्म बन गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने कल इसका रिएक्शन पढ़ा, कार्बन के से 4 हाइड्रोजन निकाल दो, 4 क्लोरीन लगा दो, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज हैं क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड के, तो ये सारे अल्केन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड आपने फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर पढ़े थे, तो ये सारे अल्केन से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे इन सब की प्रोडक्शन अल्केन से हो रही है। सो दीज केमिकल्स आर यूज इन डेली लाइफ सच एज कार्बन ब्लैक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शू पॉलिशेस। ठीक है, आपकी जो शू पॉलिश होती है ब्लैक कलर की, वो उसके अंदर यूज़ होता है। प्रिंटर्स इंक आप देखते हैं, आपके जो कंप्यूटर के साथ प्रिंटर पड़ा होता है जो प्रिंट निकालता है आपके पेपर का, उसके अंदर इंक डाली जाती है पाउडर्ड फॉर्म में, तो उसमें भी इसका कार्बन ब्लैक का यूज़ है एज अ फिलर इन द रबर इंडस्ट्री। ठीक है, रबर इंडस्ट्री जो है आपको बताया है कि टायर्स वगैरह के अंदर टायर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कार्बन ब्लैक का। उसके बाद क्लोरोफॉर्म को बता रहा है यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर रबर वैक्सेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्स बनाने के लिए, रबर्स बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। एंड फॉर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेहोश करना। आपको पता है क्लोरोफॉर्म जो है ये बेहोशी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसमें क्लोरोफॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट को बेहोश करके उसकी सर्जरी की जाती है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड इन ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, हम FSC में जाके पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। तो वहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है,
तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स को निकालने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एफएससी लेवल पे इसका जो है वो यूज़ आपके पास आएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में मन यूज़ होता है, ठीक है। कुछ प्रीशियस चीज़ें होती हैं जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हुई होती हैं, तो हम उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल के उसको उसमें से निकाल देते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस में यूज़ होता है। और ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस, जैसे आप कपड़े धुलवाते हैं, एक होता है कपड़े मशीन में धोना, एक होता है ड्राई क्लीन करवाना। ड्राई क्लीनिंग में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि कपड़े को बगैर गीला किए उसको साफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड बेसिकली ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है। जी तो बेटे हमारे पास टेस्ट सेल्फ आ गया। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट एल्केन, तो हमें पता है कि इसका आंसर है मीथेन, एक कार्बन वाला मीथेन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोपेंटेन एंड आइसोब्यूटेन। पेंटेन पेंटा से निकला है, 5 कार्बन हैं, तो ये नॉर्मल पेंटेन नहीं है, आइसोपेंटेन है। तो इसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में आ जाएंगी और 5वीं कार्बन ब्रांच में आएगी, तो डेट इज़ द आइसोपेंटेन। और इसी तरह से आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में आ जाएंगी और 1 कार्बन ब्रांच में आ जाएगी, डेट इज़ द आइसोब्यूटेन। इसका आपको स्ट्रक्चर शेयर हो जाएगा रेलिवेंट मटेरियल में। उसके बाद व्हाई डज द बर्निंग ऑफ एल्केन रिक्वायर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए आपने कंबस्शन वाले टॉपिक में आना है। इसमें पहले 2 लाइनें आपने ऐड करनी है जिसमें आप बताना है एक्सेस ऑफ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। ये 2 लाइनें आंसर करके उसके बाद आपने नीचे आ जाना है इन 2 लाइनों पे जिसमें लिमिटेड सप्लाई का आंसर दिया गया है, जिसमें सफोकेशन और डेथ, और साथ में ये इक्वेशन यहाँ तक आपने ऐड कर देना है। पहली 2 लाइनें और लास्ट वाली 2 लाइनें और साथ में ये इक्वेशन, ये साथ में इसके आंसर में आ जाएंगी। उसके बाद बेटे लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है हैलोजिनेशन की डेफिनेशन पूछी गई है और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जिसको हम ब्राइट सनलाइट बोलते हैं उसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसके लिए बेटे इससे पिछले पेज पे ही आपने आना है, आपको ऑलरेडी डेफिनेशन का निशान लगवाया हुआ है। रिएक्शन विच 1 और मोर एटम्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड रिप्लेस विद अदर एटम लाइक हैलोजेंस इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हैलोजिनेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक जो आप हैलोजन तक इसका निशान लगा लेंगे, हैलोजन तक आपने इसका आंसर कर देना है। और साथ में ये डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ये रिएक्शन दिया गया है जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ तक आपने आंसर कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। रेलिवेंट मटेरियल इंशाल्लाह आपको शेयर हो जाएगा इसका। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।